हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं बच्चों लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी लेकर आई हूँ बच्चों। तो पार्ट ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, तो मेनली आपको पढ़ना है कितने एलिमेंट्स के बारे में, एस और पी ब्लॉक के बारे में ज्यादातर पढ़ना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है, तो उसको हम लोग साइड कर लेते हैं। हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंसीडर करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये यूनिट हम लोग का स्टार्ट हो चुका था, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसको देख लीजिए। इसका 01 वाला जो लेक्चर है, देखकर अच्छे से नोट्स बनाकर फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखने आइएगा। हालांकि मैं इसमें भी पिछले बातों को रिवाइज जरूर करूंगी, तो लेकिन फिर भी आप जो पहले वाला अगर लेक्चर देख लेंगे उसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन की हूँ, पर एक बार फिर भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, फैक्टर अफेक्टिंग एंड ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे ए रहेगा, रेडियाई, हाँ ठीक है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, यानी आपके एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। उसमें मैं आपको बताई थी कि आयनिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस डिस्कस हाँ हुआ था। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज। अब उसके बाद वो क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी। इन सारे क्यों, मतलब इन सारे पे हम वन वन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन के साथ इसको करते हैं। बच्चों क्या होता है ना, आप थ्योरी चीजें पढ़ते जाते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। तो हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ में एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। तो एक काम करो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और अपने कॉपी पे लिख देना कि लेक्चर नंबर आपका कौन सा स्टार्ट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, आइए। अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी, पर हेडिंग डालने से पहले बस अब शांत होके बैठ जाओ। ये जो 1 घंटा या 45 मिनट या 40 मिनट जितने भी मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहेंगे। कुछ भी खाना है पहले खा लो, तब लेक्चर को स्टार्ट करो। कुछ भी किसी से बात करना, कुछ भी करना है पहले कर लो, उसके बाद बीच में आपको लेक्चर में कहीं नहीं जाना है बच्चों। एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कहीं नहीं जाना। अगर आप जाएंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आप उस चीज को अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, जो चीजें हम लोग रिवाइज पढ़ चुके हैं एक बार उसको मेंशन करते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको क्या, इसका थोड़ा हिस्ट्री आपको बताई थी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता क्या है। आपको पीरियोडिक टेबल आप लोग के पास होगा, मैं आपको पिछले लेक्चर में बोली थी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक जो टेबल होता है उसको अपने पास रखना है। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सारे एग्जाम्पल, सारे जितने भी एलिमेंट्स है एक्सेट्रा। वो सारे एलिमेंट्स हैं ही क्यों उसमें? क्या अब इसके अलावा और भी एलिमेंट्स है? क्या अभी भी एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आपका जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने साइंटिस्ट दिया था, कौन से, उनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल दिया था। उन्होंने उसमें कहा कि जिस भी आप एलिमेंट की खोज कर रहे हैं, उस एलिमेंट्स के बारे में आप लोग को जो स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार्बन के बारे में देखते हैं, कार्बन से पेट्रोलियम बनता है, कार्बन से बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो कार्बन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कार्बन को स्टडी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा इससे और कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं। इतने कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने, ताकि इसलिए हम लोग इसकी एक अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो हम लोग जितने एलिमेंट्स की खोज करते हैं उसको एक पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। उस टेबल में रखने पे हम लोग क्या करते हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। अब इसके पीछे का हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है कि कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, किन्होंने क्या बताए थे, ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस इतना जानना है वो एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको बताई थी, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपको 2 बातें को याद रखने की जरूरत है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो एस ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं। और कहाँ होते हैं? यहाँ वाले साइड पे थोड़ा सा आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपके टू टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड बी। उसके बाद बीच में आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट और यहाँ पे आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ पे, एक्चुअली में जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है वो यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन वहां पे स्पेस नहीं होता है, इस वजह से एफ ब्लॉक का एलिमेंट आपका यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। ओके, चलो
जो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है आपका कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट में ही कुछ उसके बीच में आ रहा था, उसको कोई जगह नहीं मिला, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को नीचे नीचे हम लोग क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। आपको पढ़ना क्या है, एस और पी ब्लॉक। अब इसमें आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपको दो चीजें बताई थी, जब भी हम लोग ऐसे चलेंगे तो इसे बोलेंगे पीरियड, और जब भी हम लोग अप टू डाउन चलेंगे इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप, कि हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बोलेंगे पीरियड में चल रहे हैं, और अप टू डाउन जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप में चल रहे हैं। क्लियर है, इस दो बातों को याद रखेगा। चलो ठीक है, बाकी से ये सब बातें तो क्लियर हो गई। अब आगे क्या, आगे ये है कि आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट में टू, पहली बात तो आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए, एटम क्या है। तो एटम में अगर इसको थोड़ा सा फिगर आउट करके बनाए, ठीक, इस तरीके से प्लस, तो आपको पता है एटम के सबसे सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, इतने बातें तो बचपन से पढ़े आ रहे केमिस्ट्री में। ठीक, तो एटम इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब एक टॉपिक आता है, क्या फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई या इसका दूसरी भाषा में नाम है एटॉमिक रेडियस। क्या होता है ये, क्या होता है, कुछ याद आ रहा है। एटॉमिक, अभी तो जस्ट हम लोग पिछला पढ़ रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि टॉपिक तो वही है, बस इसी में क्या करें, थोड़ा सा इलाबरेट करके एग्जांपल के साथ पढ़ना था। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, तो इसका बच्चों क्या होगा, जब भी आपका कोई एटम होता है, एटम के सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे चले जाओ। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक जो नंबर होता है 11, याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बचपन से ही 9 से आपको याद करा। अगर अभी भी याद नहीं है तो मतलब शर्म आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। चलो क्या पता, हमें क्या पता चला, मैम तो ऑनलाइन पढ़ा रही है, मुझे अब मैम को कैसे पता होगा कि मुझे याद है कि नहीं, तो अपने ऊपर शर्म करना, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, हाइड्रोजन से जिंक तक। ठीक है, 11 हो गया। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ शेल है। जो आगे का न्यूमिनेटर, ये इस तरीके से जो नंबर बता रहा है, न्यूमेरिकल नंबर, वो आपका बता रहा है कितने नंबर ऑफ शेल है। यहां पे बता रहा है इसका मतलब 1 शेल, इसका मतलब 2 शेल, 3 का मतलब 3। तो हम क्या बोले आपको, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पाया जाएगा, लास्ट शेल में। तो ये आपका पहली शेल है, ये वाला पहली शेल है, ये वाला दूसरी शेल है, एक शेल और बना लो, ये आपकी तीसरी शेल है। तो तीसरी शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वहां से और न्यूक्लियस के तक के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, क्या, न्यूक्लियस, डिस्टेंस होगा किसका, न्यूक्लियस का, और आउटर मोस्ट शेल बताना पड़ेगा ना कौन सी शेल है, इनर शेल, मिडिल शेल या आउटर शेल। तो आप बताएंगे आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। क्लियर है, चलो दूसरा टॉपिक था आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, तो एक बात बताओ बच्चों, आयनिक तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो किसी भी एटम को से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अरे भाई, एटम से मान लो ये सोडियम है, इसका हम लोग क्या किए ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग कभी भी बाहर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। ठीक, लॉस कर दिए तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका रीजन बताएं कैसे, चलो आप देखो। अभी सोडियम के पास कितना है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ये चीजें आप पढ़े हैं ना कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो बताता है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन है, यानी जितना आपका एटॉमिक नंबर रहेगा वही उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही उसका प्रोटॉन रहेगा। क्लियर है, इसकी बात करते हैं।
अभी भी इसके पास प्रोटॉन आपका 11 है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, मतलब इसके पास 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो इस चीज को आप दिखाएंगे ना। अरे भाई, अगर आप स्कूल में टॉप करते हैं तो आप दिखाते हैं ना, आपकी फोटो लग जाती है, आप सबको बताते हैं कि भाई हम टॉप किए हैं। नहीं भी बताएंगे तब भी तो पता चल ही जाएगा। इसको सोडियम को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो बता रहा है कि मेरे पास प्रोटॉन ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज अगर दिख गया तो समझ जाओ प्रोटॉन ज्यादा है, और ये भी समझ जाओ कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। क्लियर इतनी बात? चलो, तो ये क्या है, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस अभी क्या है, आगे बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उसका ये वाला जो शेल था ये गायब हो गया, क्योंकि भाई इसी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये शेल गायब हो गया। जब भी ध्यान देना, ऐसा बस सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल गायब हो जाएगा। ठीक, शेल गायब होगा। पहले तो इतना बड़ा सोडियम था, ठीक है। अब क्या किए, एक शेल गायब हो गया। कौन सा शेल? सबसे लास्ट वाला शेल। लास्ट वाले शेल को गायब कर दो। लास्ट वाले जो शेल को गायब कर दिए। अब क्या हुआ, लास्ट वाला शेल गायब हो गया। पहले इसकी साइज इतनी बड़ी थी, अब इसकी साइज इतनी बड़ी, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। मतलब हमको ये बात समझ में आया कि जब भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं उसकी साइज छोटी होती जाती है। ये बात है क्लियर? और इस बात का रीजन क्या है बच्चों? इस बात का रीजन है कि उसका नंबर ऑफ शेल गायब हो गए। इलेक्ट्रॉन गायब तो नंबर ऑफ शेल भी गायब। इसका ये कहने का मतलब है, और नंबर ऑफ मतलब शेल क्या होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह। तो कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो उसकी रहने की जगह भी चली गई। ऐसा होगा। तो आपके नहीं, ऐसा रियल एग्जांपल नहीं दे सकते कि आपके पास जो घर है उसमें रूम है, तो आप अगर नहीं है, वहां प्रेजेंट नहीं है, तो रूम भी गायब हो जाएगा। ऐसा हम लोग के लाइफ में इसको इंटर रिलेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो शेल रहेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन गायब तो शेल भी गायब। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट यही वाला उठाकर कॉपी कर दो। न्यूक्लियस से सबसे लास्ट तक की इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और किसी भी आयनिक एटम के, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी आयनिक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आयनिक रेडियस है। यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका एटॉमिक रेडियस है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर ये निकालने के बाद ये आपका कैसा बन गया, आयनिक बन गया। आयनिक बन गया ना, आयनिक बन गया। अब यहां से यहां तक की दूरी नहीं होगी, अब यहां से यहां तक की दूरी नहीं होगी, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये जो दूरी है, इसको ब्रैकेट लगा के दिखा दो भाई किसके ऊपर इसको कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसको बोलेंगे आयनिक रेडियस। क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। सेम टू सेम ऐसा निगेटिव चार्ज के साथ भी होगा। मान लो कोई एटम है, उसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन या फ्लोरीन ले लो, इसके पास 9 होता है, इसको हम लोग क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर दिए, तो फ्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा बताओ, इसके पास अभी कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। अब कितना है, 9 प्रोटॉन तो है, इसके पास 9 प्रोटॉन है, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? अरे एक निगेटिव चार्ज भी तो है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ये दिखा रहा है भाई कि मेरे पास पैसा है। अंबानी क्या दिखाता है ना कि मेरे पास पैसा है, इतने बड़े बड़े उसके पास बिल्डिंग्स है, या उसका घर भी कितना अच्छा, स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीजें, तो वो दिखा ही रहा है, एक तरह से हम लोग को दिख रहा है। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये चीज अपना एक्सप्रेशन कर रहा है किस चीज से, चार्ज से। अगर किसी भी चीज के ऊपर चार्ज है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ज्यादा या कम है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। अगर निगेटिव चार्ज है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। क्लियर है बात? तो आयनिक रेडियस का और एटॉमिक रेडियस का जो स्टेटमेंट है, क्लियर हुआ? वहां पे एटम बोल देंगे और आयनिक वाले में आयनिक बोल देना, बस सिंपल, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम रहेगा। बात यहां पे होती है, हम लोग बात करते हैं अब एक आयनाइजेशन एनर्जी की। तो बस वही सिंपल है, कोई भी एटम है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कोई किसी भी एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां, आउटर मोस्ट शेल में। जो सबसे लार्ज शेल होगा उसी में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे उड़ के तो नहीं रहेगा। तो किसी भी एटम का जो लास्ट का वैलेंस शेल है, ये वाला जो शेल होता है ना बच्चों,
चलो एक किसी और पेज पे बनाते हैं, ये बताते हैं, फ्लोरीन का चेक करते हैं। नहीं, फ्लोरीन वाले ये एग्जाम्पल के लिए सुटेबल नहीं है। चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, इसका होता है 12, इसका करो 1s2 2s2 2p6 3s2। चलो बताओ इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, ये इसका क्या है आउटर, हम यहाँ पे क्या लिख भी दे रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल। और इसका ये क्या है, ये बता रहा है आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बताता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका एक दूसरा नाम पता है क्या है, हाँ बहुत सारे बच्चों को आ भी रहा होगा आंसर, इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कहते हैं इसे, और जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि यही बॉन्डिंग करेगा, यही कहेगा भाई सारे लोग रुक जाओ हम बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सिर्फ क्या करता है बॉन्ड बनाता है, इन सबका अंदर वालों का कोई काम नहीं है, ठीक, बस यही बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मैं क्या आपको बता रही थी, चलो तो मेटल के पास पहले यहाँ पे देखो कितने आउटर मोस्ट शेल है, ये आप न्यूक्लियस बना दीजिए, इसके पास 1 शेल है, उसके बाद क्या है 2 शेल है, अब ये 2 को 2 बार मत बनाना, एक ही बार बनेगा, 3 शेल है, अब पहले वाले शेल में क्या है एक बॉक्स है क्योंकि 1s2 है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में s भी है p ऑर्बिटल भी है, तो दूसरे वाले में s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ठीक, और तीसरे वाले में सिर्फ s ऑर्बिटल है, बना दो, सब में काम करते हैं ना इलेक्ट्रॉन भी भर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2p6 1 1 1 5 4 5 6, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है पर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक, ये तो भर गया। तो अब इसमें पहली शेल ये है, दूसरी शेल ये है, तीसरी शेल ये है, तो ये वाली जो शेल है तीसरी वाली, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर मोस्ट शेल, ठीक, इसी आउटर मोस्ट शेल से हमको क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो स्टेटमेंट बोलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, ये एटम है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालने में जितनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होगी वो आपका क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, अब इन सब का आपको ट्रेंड पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस याद है, एक बात को याद रखना, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो साइज कम होती जाएगी, इस बात को याद रखना। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, आर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो एंथैल्पी वर्ड है ना बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, इसका मतलब भी एनर्जी ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट नाम, जैसे आपका 2 नाम रहते हैं ना, घर पे चिंकी पिंकी और क्या छोटू मोटू, ये छोटू या मोनू है, ये सब नाम होता है, और यहाँ पे स्कूल वगैरह में जो कॉलेज वगैरह में अलग नाम होता है, कॉलेज में भी कुछ लोग अपना नाम चेंज करते हैं, सैम सैमी कुछ भी नाम रख लेते हैं। चलो दोस्तों में आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मुझे चाहिए वो एनर्जी, रिक्वायर्ड जरूरत है, बाई एन एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये वर्ड पे मत जाओ, ये वर्ड पे मत जाओ, क्या बोल रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है, आइसोलेटेड का मतलब सबको छोड़ के अलग बैठना, जैसे आप जब कोरोना का टाइम था, आपसे कहा जाता है आप आइसोलेट हो जाइए, अगर किसी को खांसी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आइसोलेट हो जाए, मतलब सबको छोड़ के अलग हो जाए, तो ऐसा कोई गैसियस एटम हो जो सबको छोड़ के अलग हो, सिंगल हो, अकेला, ऐसा नहीं कि O2 की बात करेंगे ना, O की बात करेंगे, ठीक, समझ में आया, एटम की बात करना है, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है, ये इसका स्टेटमेंट है। ऑलरेडी मैं स्टेटमेंट लिखवा चुकी हूं, पर एक काम करो इसको जल्दी से
हेडिंग डालो और जल्दी से इसे नोट कर लो फास्ट, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हो गया, आगे चले, पॉज करके नोट कर लो। चल आगे चलते हैं। अब इसमें बोला है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, दिक्कत यहां पे आती है क्या बच्चों, हम लोग बस एक ही बार इलेक्ट्रॉन क्या निकाल सकते हैं? नहीं, आप किसी भी एटम से एक से ज्यादा बार भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमको उसी एटम से दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड बार निकालना है तो बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास क्या है, कोई एटम है ए, गैसियस एटम है, ठीक। अब वहां पे क्या है, ए है। अब द फर्स्ट आयनाइजेशन, इसमें से क्या कि पहली बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आप लोग अटेम्प्ट करते हैं ना, जैसे यूपीएससी का एग्जाम के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो यूपीएससी का एग्जाम में अपने जो लोग इंटरव्यू देते हैं वो बोलते हैं ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, ये थर्ड था। इसका मतलब ये पहली बार परीक्षा दी है, दूसरी बार दी है, तीसरी बार दी है, ठीक है। तो ये कोई एटम है, उसमें पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाले तो ए के ऊपर एक प्लस आया, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले है ना। चलो अच्छा ठीक है। इन द सेम वे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एक काम करो, इसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन पहले इसकी साइज इतनी थी, एक इलेक्ट्रॉन निकाले इतनी हो गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले इतनी हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेल, जब इलेक्ट्रॉन बाहर ये निकल रहा है तो नंबर ऑफ शेल गायब हो रहा है, ठीक। ए के ऊपर पॉजिटिव कितना होगा सोचो, आप लोग तो चीटिंग कर लेंगे। अगर ए के ऊपर हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दें तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। चलो मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, मैं आपसे 2,000 रुपए मांग लू और आपके पास 8,000 रुपए है, और आपको पूरे 10,000 रुपए अपनी मम्मी को देना है या किसी को पापा उपा को देना है पूरा आपको। भैया ऐसा करो, आपके पास 10,000 रुपए थे, आपके पापा बोले मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वो किसी काम का पैसा है, आप उसमें से 2,000 रुपए खा गए या कोई वो मार्केट्स को संभाल लेनी है। अब आपको टेंशन हो गया, अरे बाप रे 2,000 रुपए क्या करें। अब कोई आपका दोस्त है जो मुसीबत में है, वो भी आपसे 2,000 रुपए मांग लिया, तो आपके ऊपर टेंशन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं उसके ऊपर टेंशन या चार्ज उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। चलो मान लो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो इसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, तो अगर मान लो पहली बार में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी को IE और यहां कर दो फर्स्ट, इसको लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। क्लियर है? इसी बात को पूरा स्टेटमेंट में लिखा है। In the same way, second ionization energy is described as the energy needed to remove the second electron from its valence। हाँ, कहां से निकालेंगे ये बात आपको याद रखना है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाले थे ना, उसी में से निकालते चले जाओ। अगर मान लो बाय चांस आपका अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक बात बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो क्या करो, उसके बाद वाला, उसके पहले वाला जो है, ठीक, उसके पास जाओ, उसका भी खत्म, उसके पहले वाला जाओ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते चले जाते हैं। इसको भी क्या करो, पॉज करके नोट कर लो, तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी पॉज करो, नोट करो। चलो आगे चले। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं इसको पूरा टाइप करके लिख दी हूं। Whenever an electron is removed, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे फ्रॉम कहां, एक किसी भी एटम से, ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको हर बार एनर्जी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहली बार आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन, जैसे उसमें जो एनर्जी खर्च हुई है 50 जूल, तो सेकंड वाले में एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, सेकंड वाले में भी एनर्जी लगेगा, थर्ड वाले में भी एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, उसको एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए। हेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात बताओ, एनर्जी चाहिए ना, वो तो अपना नहीं लॉस कर रहा है। एक चीज को बहुत ध्यान समझना, बहुत सारे बच्चों को इस पे कंफ्यूजन रहता है। एटम है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्या ये खुद इसे लॉस कर देगा? सोचो इस बात को।
अगर आप पे प्रेशर ना हो कि आप खुद से पढ़ाई करके वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, तो प्रेशर लाने के लिए एग्जाम होता है कि एग्जाम होगा, प्रेशर रहेगा, तभी आप पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ लेते हैं, इसको अदर वे में मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। तो एटम कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, इसको लॉस कराना पड़ेगा। यहाँ पर हम बैठे हैं, हम चाहते हैं मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम इसको मनाएंगे, भाई दे दो इलेक्ट्रॉन, मुझे जरूरत है। तो इसको मना कर कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो एनर्जी किसकी खर्च हुई, इसकी या इसकी? एटम की एनर्जी खर्च हुई या लेने वाले की एनर्जी खर्च हुई? हाँ, अभी आप लोग बैठ के समझ रहे हैं। अभी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, आप एनर्जी अभी गेन करें, मतलब जितना मैं नॉलेज आपको दे रही हूँ, आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम की एनर्जी खर्च नहीं हुई, जो उसको निकालने आया है उसकी एनर्जी खर्च हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर आपका दोस्त आया है, आपको कब से मनाने की कोशिश करे कि चलो भाई आ जाओ, मतलब आपको क्या करना है कि आपको मना रहा है कि आपको घूमने के लिए, चलो भाई घूमना। अभी आपकी जो मम्मी है वो डांटेंगी, वो करेंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी नहीं खत्म हुई, वो आपका दोस्त आपको क्या कर रहा है, मना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म होगी, ना कि इसकी। इस बात का ध्यान देना। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक, एनर्जी इसको दोगे तब जाके ये बाहर ये निकालेगा। कहेगा काम करो, मुझे कुछ पैसा वैसा दो, तब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। तो कहेगा ठीक है। जब भी एनर्जी इसको देंगे, पहले से ही कुछ एनर्जी इसके पास रही होगी, अब एनर्जी इसको दे दी तो एनर्जी इसकी बढ़ गई ना, मतलब क्या, पॉजिटिव। हाँ, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ध्यान देना, इसको हल्के मत लेना, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन मत वो क्रिएट करना। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकलेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तो इसकी खुद की एनर्जी तो बढ़ जाएगी। आपको पैसा मिल रहा है तो आपके जो आपके पास पॉकेट मनी होगा वो तो आपका बढ़ेगा ना। अगर आप उसे खर्च नहीं करते, तो सेविंग अकाउंट है, उसमें से 20,000 रुपए पहले से ही 20,000 रुपए कोई और डाल दे, तो आपका क्या बढ़ जाएगा ना। एनर्जी इसके पास पहले से ही है, इसको हम लोग और एनर्जी दे रहे तो एनर्जी बढ़ गई। तो इसी वजह से कहा गया ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? द सेकेंड मोस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्ट। हाँ, अब देखो यह मामला क्या फंसता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोडियम, ठीक, 1s2 2s2 2p6, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं, ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी भर देते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। अरे भाई, जब हम लिए हैं क्यों तुम कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दिए। ठीक, ये आपका 1s2 है, ये आपका 2s2 है, और ये आपका 2p से। अब भी सब समझ में आ जाएगा कि हम इसको ऐसे बनाएंगे। मान लो इसमें से सोडियम से हम लोग क्या किए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, जिसे कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो Na क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा। Na प्लस बनेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो Na प्लस बन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, Na से दोबारा इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और माइनस करो। क्या ये होने देगा? होगा तो सही, इसमें किसी भी करके हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, पर क्या ये इजीली होगा? मान लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, इसको 50 जूल लगा, मान लो भी 50 जूल, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? सोचो, अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, दिमाग लगाओ अपना, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? इसमें 50 जूल लगा। ठीक, अगर आप कहीं गेम खेलने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मान लो वहां क्रिकेट खेले आप, आपकी बॉल कहीं कहीं पर भी चली गई, तो आप बोलेंगे, अगली बार से बोलेंगे यार हम लोग वहां क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वहां बॉल यहाँ वहां चली जाती है, एक काम करते हैं किसी दूसरे प्लेस पे खेलते हैं। तो अगर आपका दोस्त बोलेगा कि भाई उसी प्लेस पे खेलो, यही बहुत सारा मतलब बहाना बनाएगा, तो आपके दोस्त को बहुत ज्यादा आपको मनाना पड़ेगा, तभी आप वहां पे स्टेबल होकर खेल पाएंगे। कहने का ये मतलब है कि सोडियम अब तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तो बेचारा कर्जे में ऑलरेडी है,
और आप जा रहे हो उससे पैसा मांगने। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पैसा है नहीं, मान लो कि कोई बेगर है या कोई जरूरतमंद इंसान है, उससे आप पैसा मांगो, उसके पास ऑलरेडी नहीं, कहाँ से देगा? तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये कहाँ से देगा? पर हम लोग को तो चाहिए, हम लोग को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? क्या इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को? हाँ, इसमें 100 जूल का एनर्जी लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर इसको देखो 2p6, इसका पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है और आपको पता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल में है। 2p6 अगर p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जितना उसको चाहिए था उतना इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल है ना। अगर उसमें 5 कर दो तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये पूरा स्टेबल है, स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सब लोग चाहता है हम स्टेबल रहे, तो इस वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, इससे काफी ज्यादा। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? 100 जूल। ठीक, 100 जूल। तो ये बन जाएगा Na++। पर ऐसा एक्चुअली में बनता नहीं है बच्चों, इसको मत बोलना कि मैम ऐसा बता दी तो हर बार हम करेंगे, नहीं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाई हूँ, ये बनता है बस यहाँ तक ही ये रिएक्शन होता है। ठीक, ये वाला नहीं होता, पर समझाने के लिए बता रहे। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ये निकालना, अब तो और नहीं देगा। ठीक, मतलब आप जब भी ध्यान दो, किसी भी एटम को, अगर किसी के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो अनस्टेबल हो जाता है। वो अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहता है। ठीक, वो चाहता है कि हम न्यूट्रल रहे। इसके ऊपर चार्ज क्या, दो चार्ज आ गया, तब तो क्या यह अनस्टेबल हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक, इसी बात को क्लियर किया। चलो, क्या बोला है? द सेकंड मोस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्ट, ये और ज्यादा, उसकी साइज छोटी हो गई। दूसरा कारण ये भी है, सोडियम की साइज पहले ऐसी थी, अब मान लो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया तो उसकी साइज छोटी हो गई ना। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, उसकी साइज और छोटी हो जाएगी। ठीक, ये देखो साइज धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इस बात को ध्यान देना, मतलब अगर साइज छोटी होगी तो अब ये देखो न्यूक्लियस है, अरे ध्यान से देखो, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। यहां देखो और ज्यादा पास पास आ गए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव निगेटिव और पास पास, और ज्यादा अट्रैक्शन, पॉजिटिव ये निगेटिव और ज्यादा अट्रैक्शन के मामले में ये सबसे ज्यादा है, उससे कम। ठीक, इस वजह से अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ये निकालने में टाइम लगेगा ना, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो बोल रहा है विल बी मोर अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस देन द फर्स्ट वाले से अब ये ज्यादा अट्रैक्ट है क्योंकि उसकी साइज छोटी हो गई, फर्स्ट आउटर इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है विल बी ग्रेटर, ज्यादा होती है किससे? फर्स्ट वाले से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्लियर है बात? इन द सेम वे, उसी तरह द थर्ड आयनाइजेशन, उसके बाद जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो और भी ज्यादा होगा सेकंड से, फर्स्ट से। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट को क्या करो, जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लो और आपके पास जो हाइलाइटर होगा यहां से पूरा यहां तक हाईलाइट कर देना। ठीक, जल्दी से नोट करो उसे फास्ट। हाँ, जल्दी ये नोट करो, बहुत कुछ पढ़ना है। आगे चले। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसे आप लोग नोट मत करो, इसे तो मैं आपको रफली बताई हूँ। ठीक है, अभी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसे नोट मत करना। ठीक, चल समझने के लिए बताते हैं। अब एक काम करते हैं ना, फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। पहला आपका क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात बताओ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अगर अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा दे तो क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन या निकालना इजी हो जाएगा या टफ हो जाएगा? सोचो। ये आपके पास कोई एटम है, ठीक, अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहां बैठा है चुप कर। ठीक, एक काम करते हैं ना, इन दोनों का जो हम बोल रहे हैं इसका अट्रैक्शन फोर्स मान के चलो 20% है, पर हम इसका अट्रैक्शन फोर्स 50% करते हैं। अभी अगर 20% है मतलब अट्रैक्शन फोर्स वीक है, कम है ना, 20% तो कम ही हो गया। तो कम है तो यहां हम बैठे हैं और मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन जो निकालना इजी है।
अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर ये निकलना टफ हो जाएगा। इन दोनों आपस में चिपके रहेंगे तो इसको अलग करना टफ हो जाएगा ना। दो मैग्नेट है, उसको चिपका दो, उसको थोड़ा सा अलग करना डिफिकल्ट होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मतलब एक बात हम लोग कह सकते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी, देखो दिमाग में ध्यान में रखो, एनर्जी पहले 20% था तो 50 जूल लग रहा था, इतने जूल में काम बन गया, एनर्जी मेरा 50 जूल एनर्जी खर्च हुआ, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। अब इसका अट्रैक्शन फोर्स 50% बढ़ गया है, अब मुझे और ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसका क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाँ किसके, फोर्स आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो भी बढ़ गया। इस चीज को क्या करो, अपने नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको याद रहेगा, याद भी रहेगा, बहुत काम देगा। ये देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, तो पहला बोला है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। कौन सी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, लास्ट वाले, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देखो पहला वाला तो क्लियर हो गया, उसके लिए पहला वाला लिखने के बाद ये फॉर्मूला क्या करना, नोट कर लेना जल्दी से। अब फैक्टर अफेक्टिंग हेडिंग डालो, पॉज करके जल्दी से इसको नोट करो। क्लियर है, चल आ जाओ टॉपिक पे। अब एक काम करो, इसको भी नोट कर लो, पहले ये देखो ये वाला पॉइंट लिखना, उसके बाद इसे नोट कर लेना, फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे। चलो पॉज कर लो, नोट कर लो। सेकंड वाला पॉइंट कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, अब ये पॉइंट क्या है, इसको आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये वाला जो पॉइंट कह रहा है कि आपका जो एटम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। एक काम करते हैं ना, इसको हमको बाहर या निकालने के लिए दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो। अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इन दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। ये अट्रैक्शन कर ही नहीं पाएगा, ये इसके साथ अट्रैक्शन कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये अट्रैक्शन करने के लिए ये सब आ गए, अट्रैक्शन करने के लिए ये आ गए। ठीक, जैसे आप घर पे भी इसका घर पे नहीं, इसका रियल एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप एक रोटी का जो टुकड़ा रहता है, अगर कुत्तों का बहुत ज्यादा, अगर डॉग्स है उसका पूरा ग्रुप है, ठीक, आप एक टुकड़ा जो होता है वहां पे रख दिए तो पूरे जो ग्रुप आने लगता है छपट के खाने लगता है, उसमें से कोई एक डॉग रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेंगे तो सारा का सारा न्यूक्लियस अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अट्रैक्ट करना भूल जाएगा या नहीं कर पाएगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे इसको बाहर ढकेलने की। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा बाहर निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल जब घर में लड़ाई होती है तो घर का बंटवारा होने में इजी हो जाता है, घर का बंटवारा हो जाता है ना, जब घर में ही लड़ाई हो गई तो कोई बाहर वाला आया तो कहेगा क्यों भाई घर में क्यों रह रही हो, अलग हो जाओ, ऐसा करके बाहर वाला फायदा उठा के चला जाता है। तो बाहर वाला है उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और बोल रहा अंदर झगड़ा हो ही रहा है, एक काम करते हैं इसको अपने पास बुला लेते हैं, इजी है। मतलब अगर रिपल्शन बढ़ रहा है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे ज्यादा एनर्जी लगी या कम एनर्जी लगी, अगर रिपल्शन अंदर बढ़ रहा है तो कम एनर्जी लगी ना, मतलब रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इन दोनों पॉइंट को जल्दी से नोट करो। इसे क्या करो, ये वाला पॉइंट ये लिखो और इसके बाद इसे नोट कर लो, ये सारा फॉर्मूला काम देगा आपको एग्जाम में। ठीक, चल आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रेंड, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक बात बताइए, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा और अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा। ठीक, तो आप ये सोचो, बस एस ब्लॉक को पी ब्लॉक को सोच के चलना। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आओ इसको एकदम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे है आपका, अरे भाई क्या हो गया, यहां पे है आपका एस ब्लॉक और यहां पे आपका पी ब्लॉक, बीच का भूल जाओ, एफ ब्लॉक को भूल जाओ क्योंकि इन दोनों को पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तो एस ब्लॉक में कौन कौन सा है, मैं आपको याद कराई थी, हलीना,
कब्र से फरार। याद कर लो भाई, नहीं याद है तो। और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम भी लिखे थे, तो अभी के लिए इतना छोड़ दो क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा। यहाँ पे एक बात बताओ, बोल रहा है कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक, जब भी मैं बोलूंगी लेफ्ट टू राइट तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करना कि मैम इस तरफ जा रही है। ठीक, अगर मैं बोलूंगी अप टू डाउन, क्या बोलूंगी? अप टू डाउन। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का अप टू डाउन का मतलब ग्रुप में चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप बोलते हैं। चलो आयनाइजेशन एनर्जी को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़ दो, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि सबसे पहले हम लोग वही टॉपिक पढ़े थे ना, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं देख रहे हैं भाई नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है? नंबर ऑफ शेल। किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3। चलो हाइड्रोजन को ये देखो, लिथियम को देखो ध्यान से, इसका होता है 1, इसका होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1, इसका करेंगे 1s1, सॉरी 2s1। एक बात बताओ, इसमें एक शेल था, इसमें 2 शेल है, शेल बढ़ गया। मैं अभी जस्ट बताई हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शेल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहा है ना भाई, 3 है, शेल बढ़ गया तो शेल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल अगर बढ़ रहा है तो मतलब क्या? उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये बातें तो है। ठीक, अब ये देखो, ऊपर से जब नीचे आ रहे तो सबका शेल बढ़ जा रहा है 2, फिर जब उसके नीचे आएंगे 11, यानी इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5, नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे कहीं नोट कर लेना, जब भी आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा? साइज बढ़ जाएगी। किसकी? एटम की। एटम की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। इस बात को याद रखना, एटम की साइज बढ़ जाएगी। तो जब भी हम लोग अप टू डाउन जा रहे हैं एटम की साइज बढ़ गई। अब साइज बढ़ने पे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब? चलो उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। वैसे इसको समझ में आ गया? एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इतना बड़ा स्पेस नहीं भाई, इरेज नहीं कर सकते, इसी पर तो हम लोग को ये काम करना है। चलो चलो ठीक है, यहाँ ये समझते हैं। ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये आपका सोडियम। ठीक, हाइड्रोजन की साइज, फिर हम अभी जस्ट बताएं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। साइज कंटिन्यू बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? जिसकी साइज छोटी होगी ना भाई, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि नहीं? अभी हम लोग जस्ट बड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ठीक है, नहीं बताया। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि साइज छोटी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो जस्ट हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी मान के चलो 100 जूल, इसमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि दूर है ना। अब जैसे मान लो कि बोर्ड से मैं यहाँ खड़ी हूँ तो हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कम है, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, डिस्टेंस बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब? अब मैं और ज्यादा वो पीछे खड़ी हो गई तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। किसके बीच में हम लोग बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अब ये देखो यहाँ पे साइज छोटी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला पता है। साइज बड़ी हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, साइज मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। इसमें मान के चलो 80 जूल लगा, इसमें और 40 जूल लगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम हो गया ना।
तो जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, तो एक काम करते हैं ना, एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, जब भी आपका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में साइज अगर बढ़ रहा है तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके, फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो साइज छोटी, फोर्स ऑफ मतलब साइज अगर छोटी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक अगर कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्स और सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी के, तो साइज को हम लोग लिख सकते हैं 1 by आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो क्लियर है, ठीक। मतलब अगर ये यही वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना कि साइज अगर बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटी। और इसका कारण क्या है, इसका कारण आप इसका रीजन ये बताएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो जा रहा है साइज बढ़ने पर, क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो बीच का जो डिस्टेंस है जिसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो गया। एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को इजिली बाहर या निकालना हो जाएगा, ठीक। इस चीज को नोट कर लो। आओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो जब भी अप टू डाउन जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पे लिख लेना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज करता है, डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को इजिली निकालना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा है, दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा कैसे हो सकता है, आओ उसको देखते हैं। बस यही आपको दो फैक्टर है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो साइज कम होती है, यहां पे लिख लो साइज कम हो जाती है। अब ऐसा कैसे होता है, क्योंकि एक बात बताएं, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन बट नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल, हाँ नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है। अच्छा ये नहीं समझ में आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। मान लो क्या ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब की बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन भी 3, इसमें 4, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। क्या नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, अच्छा आपको नहीं पता, चलो ठीक है ये वो कर लेते, इसका होगा 1s2 2s1, इसका देखो 1s2 2s2, इसका चेक कर लो 1s2 2s2 2p1, इसका चेक कर लो 1s2 2s2 2p2। एक बात बताओ, क्या अभी पहले भी 2 शेल, अभी भी 2 शेल, अभी भी 2 शेल, 2 शेल 2 शेल, ठीक। मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ ही नहीं रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, अभी हम जस्ट बताए हैं, जस्ट इसकी अगर साइज की बात करें, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज, अब देखो न्यूक्लियस पे बहुत ज्यादा काम आ गया, उसको सब इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करना है, तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी सबको अट्रैक्ट करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस के ऊपर का जो चार्ज है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो, उस बात को क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है। यहाँ 3 आपका इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी है, यहाँ ये देखो प्रोटॉन बढ़ गया ना, 4 हो गया, यहाँ देखो 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 7। हाँ तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ जाना, उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज का बढ़ जाना,
न्यूक्लियस इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा, क्या वो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल, बात बात भी सही है। जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसके ऊपर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो आसपास के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, अब देखो किसी एक पिन से, ये न्यूक्लियस के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ये बेरिलियम की। अब इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन वेव के पास भी 2 शेल है। पर एक बात बताओ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरा टोटल कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के आसपास के इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से अपने पास अट्रैक्ट करेगा, उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, थोड़ी छोटी होती है, ज्यादा नहीं। कहने का ये मतलब है कि आपकी साइज पहले तो इतनी थी, जब आप आसपास के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए तो साइज थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब भी आप, जैसे न्यूक्लियस बैठा है, आसपास के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी साइज थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं। अभी इतना है तो इतना हो जाएगा, नहीं इतना है तो इतना हो जाएगा, ठीक, थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब क्या हम लोग समझ सकते हैं, इन सब से हमको ये पता चलता है क्या क्या कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो जा रही है। इस पे जेड इफेक्टिव जब भी मैं बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक, ये अगर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक। अगर एक बात बताओ, साइज कम हुआ, फॉर्मूला याद है? देख लो भाई, आप लोगों को याद भी नहीं रहता ये कुछ भी। कहाँ गया वो फॉर्मूला? हाँ, अगर आपका साइज फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज अगर कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक। हाँ, कि अगर मान लो आपका साइज डिक्रीज हो गया, साइज अगर कम हो गया तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा वही बात तो हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है, इसको काट दो। तो साइज अगर मान लो कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसी वजह से आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, इसी बात को लिखाया गया। अब इसी को शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है, क्या देखो, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड, अगर पीरियड में हम लोग अक्रॉस करते हैं मतलब चलते हैं उस तरफ लेफ्ट टू राइट, तो आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, क्या क्या, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों इंक्रीज करता है, सोचो, क्योंकि उसकी साइज छोटी हो जाती है। साइज क्यों छोटी हो गई, क्योंकि उसपे जो न्यूक्लियस था उसकी चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने पर क्या होगा, न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने पर वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से साइज छोटी हो गई थी। क्लियर है? अब इसी बात को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसी को देखो, ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। चलो स्टेटमेंट पढ़े, बस खत्म हो गया। यही आपको ट्रेंड आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में एटॉमिक रेडियस पूछेगा, आयनाइजेशन एनर्जी को एकदम ध्यान से पक्का है कि पूछता है। चलो पढ़ो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वी। पहली बार आप जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे और वो कहां जा रहे हैं, आप लोग अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है ना, ग्रुप का मतलब अप टू डाउन जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, वाइल, अच्छा उसके आगे बोला है, वाइल डाउन इन द ग्रुप द एटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ गया तो उसमें नंबर ऑफ शेल, ये देखो, नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी था वो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन आर फार अवे, दूर हो गया, फार अवे फ्रॉम द, किससे दूर हो गया भाई, न्यूक्लियस से। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से दूर। ये सारे स्टेटमेंट सब कुछ आपको कॉपी में भी और एग्जाम कॉपी में भी लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर को पता है और आपको भी पता है, पर आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई मुझे आता है, हम कर सकते हैं, ठीक। एंड दस कैन बी रिमूव्ड, और
इजिली हम लोग क्या कर, अगर डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन वहां है, अट्रैक्शन फोर्स कैसे काम करेगा, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को इजिली हो जाएगा बाहर निकालना, दस कैन बी रिमूव्ड इजिली, ये देखो बोला है ना इजिली है। द सेकेंड फैक्टर दैट द डिक्रीजेस, सेकेंड फैक्टर क्या बोलता है, डिक्रीजेस द आयनाइजेशन एनर्जी द शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू। अब बोल रहा है एक काम करो ना, ये वाला जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है उसको बढ़ा दो, अंदर का इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ मिलेगा ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लग ही नहीं रहा, तब भी उसका इलेक्ट्रॉन हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो उसका साइज बढ़ा दो या उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में होने लगेगा झगड़ा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो आपका क्या, अगर रिपल्शन होगा तो इसका जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली हो जाएगा, ठीक। एनर्जी इज द शील्डिंग, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जो भी बताया, रिपल्शन रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, ड्यू टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल एज वेल एज वी मूव डाउन ए ग्रुप। क्लियर है, ये तो इसका है। एक काम करो, इस स्टेटमेंट को पॉज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं, फिर हो गया। चलो आगे क्या है, ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड, वही बात है, एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग जाएंगे तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीजेस द साइज, साइज छोटी हो जाती है ऑफ द एटम अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसकी साइज छोटी हो जाती है और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वही बात है, न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ गया, जेड इफेक्टिव, द फोर्स ऑफ, अब देखो चार्ज बढ़ गया तो बहुत तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किया, साइज छोटी हो गई, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, बढ़ गई, एंड हेंस, और इसलिए मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी अब लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकाल, अब वो सब आपस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन चिपके पड़े हैं, ठीक, अब उनको इलेक्ट्रॉन को अलग करने में टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस यहां पे आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन से हम लोग उसको ये समराइज करते हैं, ठीक। अब मान लो एक मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, आपका ये क्वेश्चन है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन नहीं ऐसे नहीं करते, अच्छा ठीक है, मोर देन किसे, कार्बन से, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1s2 2s2 2p3, ऐसे 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 ऐसे। एक बात बताओ, ध्यान देना, जब भी ऑर्बिटल आपका पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है तो वो स्टेबल होता है। ऑर्बिटल अगर आपका अगर हाफ फिल्ड है या फुलफिल्ड है तो वो हमेशा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। फुलफिल्ड है तो वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज स्टेबल। इस बात को कहीं नोट पॉइंट में नोट कर लेना, स्टेबल होगा। क्लियर है। एक बात बताओ, अब ठंडी का दिन है, रजाई ओढ़ के सोए, कोई आपसे बोलते चलो जाओ मार्केट जाओ सामान लेके आओ, कितना गुस्सा आएगा। अब जाएंगे नहीं, पहले आपको मनाना पड़ेगा, जाओ बेटा, तब जब 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 मम्मी क्या करेंगी, वो पलटा वगैरह कुछ उठाएंगे तब जाकर आप जाएंगे। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है ऑर्बिटल में, अब आपको कैसे पता है ये हाफ फिल्ड है? अरे भाई, पी ऑर्बिटल है, उसमें 3 बॉक्स है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसका आधा 3 हाफ फिल्ड हो गया ना। 6 आपका फुल फिल्ड है, 3 आपका हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे क्या होगा, ऑलवेज स्टेबल है, ये स्टेबल है। अब कार्बन की बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, क्या ये स्टेबल है? ध्यान से देखो, क्या ये हाफ फिल्ड है? चलो छोड़ो, क्या ये फुल फिल्ड है? नहीं। हाफ फिल्ड है? नहीं। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्या ये इजिली दे देगा? बिल्कुल दे देगा। ये स्टेबल है तो एनर्जी, अब मतलब
अब स्टेबल है तो इसकी क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर या निकालना इजिली नहीं होगा, यहाँ इजिली हो जाएगा। इस वजह से आयनाइजेशन जो एनर्जी है, यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मान के चलो 50 जूल, सॉरी 100 जूल, यहाँ 50 जूल में काम चल जाएगा। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन से। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सोडियम प्लस इज लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम डबल प्लस। बोल रहा है कि सोडियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज 1, मैग्नीशियम पे 2, मतलब सोडियम की साइज, किसकी साइज पहले बताओ, छोटी होगी ज्यादा होगी? इसकी साइज छोटी या इसकी साइज? इसकी साइज छोटी होगी ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ध्यान दो, तो उसका मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है का मतलब है साइज उसकी छोटी हो रही है। अगर साइज छोटी हुई, साइज कम हुई, तो आपका क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। साइज छोटी हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी करेगा, मैं इसका एक सॉल्व भी कराऊंगी अच्छे से, पर इतना आप क्या करो, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, इस सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फिर एक दो और टॉपिक है, फिर इसके बाद ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।